Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरोस्पोरा के बारे में। एक्चुअली जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है वो डिजीज़ कोज करता है बाजरे के अंदर, जिसे हम मिलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बाजरा जो होता है उसके अंदर ये जैसे डिजीज़ में देखा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है वर्ड्स को, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू भी आप देखेंगे कि बुक्स वगैरह के अंदर लिखा होता है एंड ग्रीन ईयर डिजीज़ भी जो है लिखा होता है। तो दोनों क्यों लिखे जाते हैं वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस डिजीज जो स्क्लेरोस्पोरा का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, स्पेशली जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है उसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, और साथ ही साथ वो डिजीज़ जो कोज करता है वो किस तरीके से कोज करता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एल्ब्यूगो के बारे में समझाया था और साथ ही साथ वो डिजीज़ कैसे कोज करता है उसके बारे में। तो ये मेंबर भी जो है ओमाइसीटीज क्लास का ही है, तो सेम जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, ये यहाँ पर स्पेशली जो हम पढ़ेंगे, वैसे हम जीनस ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले डिजीज़ कौन सी कोज करता है, ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख ही देते हैं ग्रैमिनिकोला, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली। क्योंकि एक्चुअली देखिए स्क्लेरोस्पोरा की और भी स्पीसीज होती है, जैसे माइडिस है जो कि मेज़ के अंदर जो होते हैं, जिया मेज जो होता है उसके अंदर डिजीज़ कोज करता है, मक्के के अंदर। इसी तरीके से जवार के अंदर भी जो है डिजीज़ कोज की जाती है। तो सब अलग अलग स्पीसीज होती हैं जो कि डिजीज़ कोज करती हैं, बट हम जो है स्पेशली यहाँ पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। ठीक है, तो ये स्पेशली यहाँ पर डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि हम डिजीज़ जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना होता है तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, बुक्स के अंदर मेंबर दे रखे हैं, पहले मेंबर को एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद में डिजीज़ के बारे में समझा रखा है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो है मेंबर और डिजीज़ जो है हम एक साथ ही पढ़ लें। वैसे हम मेंबर पढ़ के भी डिजीज़ पढ़ सकते हैं, अगर हम वो पैटर्न रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो देखते हैं कुछ, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसी हिसाब से देख लेते हैं। वैसे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था एल्ब्यूगो का, तो वहाँ पर मैंने कुछ इसी तरीके से अलग पैटर्न फॉलो किया था, बट बुक्स के अंदर क्या होता है, पहले मेंबर एक्सप्लेन करा हुआ होता है और उसके बाद में जो है आपको जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। ठीक है, एक्चुअली अगर आपके मेंबर अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो डिजीज़ जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मेंबर को ही समझ लेते हैं, उसके बाद में डिजीज़ के बारे में हमें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखी जाए, ठीक है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है उसे हम देखें तो उसका जो डिवीज़न है, डिवीज़न वो है यूमाइकोटा। ठीक है, यूमाइकोटा क्यों है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न जैसे कि हमने वहाँ यूज किया था, सेम यहाँ भी जो है आपको यही देखने को मिलेगा। तो मेस्टिको माइकोटिना, मेस्टिको माइकोटिना है। इसका जो इसकी क्लास जो होगी वो होगी ओमाइसीटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, पेरेनोस्पोरेल्स। एल्स जो है ऑर्डर के लास्ट में हम जनरली जो होता है एल्स यूज करते हैं, तो पेरेनोस्पोरेल्स है ऑर्डर इसका। इसकी फैमिली जो है वो जैसे ए से हम लगा देंगे तो पेरेनोस्पोरेसी हो जाएगा। और जीनस जो है इसमें यहाँ पर जीनस आप देखेंगे तो जीनस तो स्क्लेरोस्पोरा है ही। ठीक है, तो कुछ
क्लासिफिकेशन कंडीशन देखी जाए तो सिस्टमेटिक पोजीशन में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। डिवीजन यूमाइकोटा है, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना है, क्लास जो है ऊमाइसिटीज है, ऑर्डर जो है पेरेनोस्पोरेल्स है, फैमिली पेरेनोस्पोरेसी है एंड जीनस जो है स्क्लेरोस्पोरा है। ठीक है, इसके बाद में जो है कुछ इसके बारे में कि भाई ये डिजीज़ वगैरह जैसे कि बुक्स वगैरह में दिया होता है, इसकी जो है अकरेंस जो है कहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली आपको जो है इसके बारे में अकरेंस या जो भी इसका जैसे मिलता कहाँ है, तो ये स्पेशली जो है ये क्या है, एंडोपेरासाइट है, एंडोपेरासाइट है। ठीक है, मतलब प्लांट या जैसे जिनको इन्फेक्ट करता है, जैसे प्लांट सेल प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट के आउटर सरफेस में नहीं होता, प्लांट के अंदर जो होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये स्क्लेरोस्पोरा है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि लीफ है, लीफ के अंदर जो है जो सेल्स होगी उनके बीच में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है अपने आप में कैसा है, एंडोपेरासाइट है। और पैरासाइट में भी कैसा है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इसे पैरासाइट के तौर पे ही अपना जो जीवन है वो बिताना होगा, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अकरेंस में एंडोपेरासाइट है और ऑब्लिगेट पैरासाइट ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी में जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, तो ये बाजरे के अंदर डिजीज़ कोज करता है। इसी तरह से माइडिस है, माइडिस जो होता है स्क्लेरोस्पोरा माइडिस है, MAYDIS, माइडिस जो है वो जो होता है जो मेज होता है, जिया मेज जो होता है उसके अंदर डिजीज़ कोज करता है। तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए स्पीशीज वगैरह के, तो उसके हिसाब से जो है आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो अकरेंस वगैरह पता होने के बाद में हमें जो है नेक्स्ट देखना चाहिए इसका जो थैलस होता है, थैलस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, थैलस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एंडोपेरासाइट है। ठीक है, तो ये जो है आपको प्लांट के अंदर सेल्स के बीच में जो है वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है ये इंटरसेलुलर पैरासाइट है, इंटरसेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल्स के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें जैसे कि एल्बिगो के केस में भी सेम ऐसा ही था। ठीक है, तो आप जैसे कि प्लांट की सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो है फंगल हाइफी जो है इस तरीके से उपस्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एस्टोरिया। ठीक है, तो एस्टोरिया स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो होता है इनका मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें आप देखिए ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है एंड इसमें जो है सेप्टा भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो कैसी होगी, सिनोसिटिक कंडीशन आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो है यहाँ पर प्लांट सेल है और सेल के बीच में जो है ये उपस्थित है। साथ ही साथ ये जो है फंगल हाइफी है। ठीक है, फंगल हाइफी है एंड ये जो है न्यूक्लियस है फंगस का। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर है और ये जो है एस्टोरिया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से देख के हम क्या लिख सकते हैं कि किस तरह का फंगस है, कि एंडोपेरासाइट है, सेल्स के बीच में उपस्थित है, तो ये इंटरसेलुलर पैरासाइट हो गया। इसके अलावा जो है ये कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो कि अभी हमने लिखा था, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फीचर्स जो हैं वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि इंटरसेलुलर तो हमने लिखा ही है, साथ ही साथ ये क्या है, इसमें
क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कैसी कंडीशन है, सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये सिनोसिटिक है। साथ ही साथ ए सेप्टेट है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो ए सेप्टेट हो गया। साथ ही इसमें जो है स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अस्टोरिया जो होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं थैलस में आप लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसका थैलस कैसा है कि एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट आपको समझ में आ ही गया क्योंकि प्लांट के अंदर ये उपस्थित होता है, प्लांट की सरफेस पे, सतह पे नहीं होता, प्लांट के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए क्या है, एंडोपैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट के तौर पर ही ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। इंटरसेलुलर पैरासाइट सेल्स के बीच में उपस्थित होगा, जैसे लीफ है, लीफ में इन्फेक्ट किया तो लीफ की जो सेल्स हैं बीच में, अंदर इधर जो पेलिसेड सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, उनके बीच में जो है ये उपस्थित होता है, ठीक है, ना कि सेल्स के अंदर। सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ ये उपस्थित होता है। थैलस देखने से हमें लग रहा है कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, सिनोसिटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोसिटिक कंडीशन देख ली हमने, ए सेप्टेट है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो इस वजह से ए सेप्टेट है और अस्टोरिया जो है आपको दिखाई दे ही रहे। तो थैलस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसमें, जैसे कि हम स्क्लेरोस्पोरा देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट हम इसमें ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अपना जो लाइफ होता है स्क्लेरोस्पोरा वो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें होता है। तो एक साइकिल फॉर्म में देखेंगे कि एक साइकिल बना के कि किस तरीके से ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ठीक है। इससे पहले थैलस की स्ट्रक्चर वगैरह तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में थैलस है, ये सिंबॉलिक बनाया गया है, बट जैसे कि इसका जो थैलस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोपैरासाइट है और साथ ही साथ क्या होता है, इंटरसेलुलर होता है। तो सेल्स के बीच में जो थैलस होता है वो उपस्थित होता है। थैलस जो था जैसे कि हमने बताया था सिनोसिटिक होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है, ठीक है, ए सेप्टेट होता है, ठीक है। बट साथ ही साथ में एक दो पॉइंट और भी है, जैसे ब्रांच्ड होता है, ठीक है। आपको ब्रांचिंग जो है देखने को मिलेगी, ब्रांच होता है, ऐसा नहीं होता कि सिंपल है, ब्रांचिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना वहाँ थैलस वाले में, ठीक है। और क्या है देखिए, हाँ एक दो पॉइंट और हैं थैलस के अंदर। एक पॉइंट जो अस्टोरिया वाला जो था, अस्टोरिया जो हमने बनाए थे, वो क्या होता है, जैसे कि एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक तो जैसे राउंड शेप में होती है। यहाँ आप थोड़ा सा अस्टोरिया के बारे में देख लीजिए कि जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स के अंदर जाके इस तरीके से बनाता है, तो ये तो बटन शेप है। बटन शेप जो होती है वो स्टेम के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तने के अंदर, है ना। और वहीं जो है अस्टोरिया जो है इस तरीके से फिंगर स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। और वो अस्टोरिया जो फिंगर शेप में जो बनता है वो बनता है लीफ के अंदर, ठीक है। तो स्टेम के अंदर बटन शेप और लीफ के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है अस्टोरिया बनाता है। तो ये कुछ टॉप पॉइंट्स हैं जो कि कवर होने चाहिए, ताकि हमें ऐसा नहीं लगे कि बुक्स में था और कुछ मिस से हो गया, ठीक है। तो बुक्स में जो पॉइंट्स है कम से कम एटलीस्ट वो आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, थैलस। तो यहाँ पर इसका जो थैलस है वो कैसा है, ब्रांच्ड है। इन्हीं थैलस पर क्या होगा, कोनिडियोफोर डेवलप होगी। विजुअल और रियल जैसे कि हम देखें कि ये थैलस है कहाँ, तो ये लीफ है, बाजरा जैसे कि है, बाजरा के बारे में हम देख रहे हैं। तो बाजरे की जो पत्तियां हैं, लीफ जो हैं, उनके बीच में अंदर जो सेल्स उपस्थित है, मेसोफिल सेल्स, उनके बीच में जो है ये थैलस उपस्थित है, ठीक है। तो आप पहुंच गए कहाँ, जहां आपको होना चाहिए, लीफ के अंदर, लीफ की सेल्स और वो मेसोफिल सेल्स और उनके बीच में जो है थैलस जो है उपस्थित है, किसका, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला का। अब जो है ये यहाँ पर क्या बनाता है, एक्चुअली कोनिडियोफोर वर्ड की जगह स्पोरेंजियोफोर ज़्यादा सही है, क्योंकि स्पोरेंजिया के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर लिखेंगे हम, क्योंकि ये स्पोरेंजिया बना रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है फंगस के अंदर, एक तो स्पोरेंजिया के थ्रू और एक कोनिडिया के थ्रू, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्पोरेंजियोफोर,
ठीक है। तो थैलस था, थैलस से क्या स्पोरेंजियोफोर डेवलप हुई, और स्पोरेंजियोफोर भी क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है। आप देखेंगे कि नीचे तो ब्रांचिंग नहीं है, बट ऊपर की तरफ ये इरेगुलर वे में ब्रांच्ड होती है। तो स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर ब्रांच्ड है, और इनके टर्मिनल पर, किनारे पर जो है क्या बनी हुई है, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो है इस तरीके से आपको स्पोरेंजियोफोर पर बनी हुई मिलेगी। अब इसमें देखिए कि जो स्पोरेंजिया है यहाँ पर, ये जो स्पोरेंजिया बनी है वो ये वाली है, इसे हमने थोड़ा सा अलग करके यहाँ बना दिया। अब इसमें आप देखिए कि स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से उभरी हुई संरचना है, जिसे क्या बोलते हैं, पेपिली, ठीक है। ये जो पेपिली है, इसकी वजह से इसकी शेप जो होती है वो नींबू जैसा होता है, जहाँ लेमन जो शेप होती है उस जैसा आपको देखने को मिलता है। तो लेमन शेप के अंदर जो स्पोरेंजिया यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब जो स्पोरेंजिया है ये दो तरीके से जर्मिनेट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम बात करें स्पोरेंजियो जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला की स्पोरेंजिया है, वो ज़्यादातर जो होती है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही जर्मिनेट होती है। बट कुछ है अदर फंगस भी हैं स्क्लेरोस्पोरा की स्पीसीज के अंदर, जैसे कि सॉर्गी है जो कि सॉर्गम को इन्फेक्ट करती है। तो सॉर्गी के अंदर आपको डायरेक्ट मेथड भी देखने को मिलेगा, बट इसमें स्क्लेरोस्पोरा के अंदर ये इनडायरेक्ट मेथड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, अब जो होगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सकती है। डायरेक्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पोरेंजिया से डायरेक्ट अगर जर्म ट्यूब बन रही है, ठीक है, वो किसी भी तरह से स्पोर फॉर्मेशन नहीं करती है, डायरेक्ट जो है स्पोरेंजिया से जर्म ट्यूब बन गई और जर्म ट्यूब जो है बनकर थैलस बन जाता है, तो इसे डायरेक्ट मेथड का कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है उससे स्पोर बनेगा और वो जो है जर्मिनेट होकर थैलस बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आप कि जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, उसके अंदर डिविजन्स होंगे, ठीक है, कई सारे डिवीजन होंगे स्पोरेंजिया के अंदर, और उन डिवीजन से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे अंदर, ठीक है। ये स्पोर जो होते हैं वो इस स्पोरेंजिया से क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से थी, तो ये ओपन हो जाती है। तो ये स्पोरेंजिया थी, इसके अंदर कई सारे स्पोर बन गए थे। यहाँ हम इस तरीके से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये स्पोरेंजिया थी, इसमें डिवीजन हुए, डिवीजन होने से क्या हो गया, स्पोर बन गए, ठीक है। स्पोर जो है वो बनेंगे और स्पोर बनने से क्या होगा, कई सारे स्पोर बन जाएंगे और स्पोर जो है कुछ समय बाद में इससे क्या हो जाएंगे, रिलीज, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में। तो स्पोर जो है बाहर निकल जाते हैं। स्पोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जू स्पोर है क्योंकि ये मोटाइल है। सेम इसी तरीके से आपको स्पोर जो है देखने को मिलेगा। बाद में होता है क्या है, जैसे कि स्पोर जो है फ्री हो गए हैं, उसके बाद में स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन। बट क्या होते हैं स्पोर, जैसे कि आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि बाजरे की लीफ थी और उसके अंदर फंगस माइसीलियम था, कवक जाल था, और उससे क्या हुआ, स्पोरेंजिया बनी थी, ठीक है। और स्पोरेंजिया से इस तरीके से स्पोर रिलीज हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, आप अपने दिमाग में अज्यूम कीजिए कि जो लीफ है, लीफ में स्टोमेटा उपस्थित होंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा के माध्यम से स्पोरेंजिया जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो लीफ के जो स्टोमेटा हैं उस पर जो है आपको इस तरीके से ये स्पोरेंजिया बाहर निकले हुए आपको मिलेंगे। तो जैसे ही स्पोर रिलीज होगा तो वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में फ्री हो जाता है। ये जो अवस्था है यहाँ पर, ये वाली जो अवस्था है, इसे ही क्या कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहते हैं। ये जो हमने लिखा है डाउनी मिल्ड्यू, ये है क्या, एक्चुअली डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है कि जो प्लांट है उसकी सरफेस पे आपको स्पोरेंजिया जो है दिखने लग जाती है, ठीक है। तो उस स्टेज को डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि थैलस है लीफ के अंदर, ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, उस पर जब स्पोरेंजियोफोर डेवलप हुआ, स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं उससे बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो स्पोरेंजिया है वो भी बाहर आने लग जाती है, ठीक है। तो वो बाहर की तरफ आ जाती है। इससे पहले हमने एल्ब्यू को देखा था, इसमें वाइट रस्ट थी। उसमें तो क्या होता है कि स्पोरेंजिया इतनी बनती है कि उसमें फट ही जाती है, इसीलिए हम उसे रस्ट बोलते हैं। बट यहाँ पर रस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लीफ की सरफेस है वो क्या होती है, फटती नहीं है। जो स्टोमेटा होते हैं उससे जो है स्पोरेंजिया जो होते हैं बाहर निकलते हैं यहाँ। तो इस वजह से इसके लिए हम डाउनी मिल्ड्यू वर्ड यूज करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, जिसमें
सरफेस पर जो है स्पोरेंजिया नजर आने लग जाती है। तो स्पोरेंजिया इस तरीके से आपको नजर आने लग जाएगी और उससे जो है स्पोर जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यही जब हम डिजीज आगे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर जो लक्षण है इस डिजीज के, जो सिम्टम्स हैं, उसमें हम एक सिम्टम देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा देखेंगे ग्रीन ईयर। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें स्पोरेंजिया जो होती है सरफेस पे नजर आती है, तो वो जो स्टेज है वो है डाउनी मिल्ड्यू वाली। और ग्रीन ईयर में तो क्या होता है कि आपको हाई जो हम देखते हैं कि हमने हाइपरप्लेसिया देखा था, हाइपरट्रॉफी देखी थी, जिसमें सेल्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट में, इसी में ग्रीन ईयर में, जिसमें क्या होगा कि जो इनफ्लोरेसेंस है, जब इनफ्लोरेसेंस इन्फेक्ट होगा तो इनफ्लोरेसेंस कैसा है इसमें, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये पोएसी के मेंबर हैं और इनमें जो होता है स्पाइकलेट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो स्पाइकलेट में जो प्ल्यूम्यूल है ग्रेन और जो अदर स्ट्रक्चर है, गाइनोसियम है, स्टेमन है, जो अदर स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती है जो भी इनफ्लोरेसेंस के अंदर होगी, वो सब भी क्या करेगी, आउटर ग्रोथ करेगी और उससे क्या होता है जैसे कि वृद्धि हो जाती है। तो आप देखेंगे जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं कि जो बाजरा होता है उसमें आपको ऐसे लंबे 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 सी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। तो आपको एक बाजरे की जगह एक झुरमुट सा, मतलब पत्तियों का एक गुच्छा सा जो है देखने को मिलता है। तो वो जो स्टेज होती है ग्रीन ईयर डिजीज होती है। बट यहाँ पर हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमने अब समझाया और इससे जो है डाउनी मिल्ड्यू जो स्टेज है वो रिलेटेड है, आपको समझ में आ गई होगी। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है कि स्टोमेटा से स्पोरेंजिया जो होते हैं बाहर निकले हुए होते हैं, तो लीफ की सरफेस पे आपको स्पोरेंजिया जो है वो दिखाई देंगे। इस स्टेज को डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। साथ ही साथ लीफ की जो सरफेस है उस पर आपको भूरे, ब्राउन और येलो कलर की जो स्ट्रिप्स होती है, धारियां होती हैं, वो नजर आती है। इस स्टेज को डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण में से है। नेक्स्ट है हमारे पास में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें देखिए क्या है कि ये थैलस है, लीफ की जो मेसोफिल सेल्स हैं उसी में ही उपस्थित है। ठीक है, जब प्लांट जो होता है अपनी ग्रोथ के लास्ट स्टेज पे होता है तो उस दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आराम से फंगस जो होता है फेवरेबल कंडीशन चलती रहती है, करता रहता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ग्रोथ की लास्ट स्टेज में करेगा। तो यहाँ पर होता है क्या है, देखिए थैलस जो है, थैलस पे क्या होगा, इसी तरीके से मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यंग ऊगोनियम है और यंग एंथ्रिडियम है। एल्बिगो में हमने नहीं लिखा था, जरूरी भी नहीं है। एक्चुअली कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि इसमें एक तो जैसे कि हम जो ऊगोनियम देखते हैं उसमें अंदर की तरफ कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे ऊ प्लाज्म में पेरीप्लाज्म बन जाता है। तो ये थोड़ी मेच्योर स्टेज के अंदर होता है। तो ये आप इस वजह से हमने यहाँ पर यंग ऊगोनियम और यंग एंथ्रिडियम यूज कर लिया। तो यंग ऊगोनियम और यंग एंथ्रिडियम जो है वो आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। ये फैक्टर है। उसके बाद में क्या होता है, ऊ जो प्लाज्म होता है जो कि दिखने में कैसा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, ऊ प्लाज्म एंड पेरीप्लाज्म बन जाएगा। ऊ प्लाज्म जो है यहाँ पर आप देखिए बीच में है और पेरीप्लाज्म जो है किनारे पर है। ऊ प्लाज्म के अंदर एक ही न्यूक्लियस है और पेरीप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस है। पेरीप्लाज्म के न्यूक्लियस जो होते हैं जब ऊगोनियम मैच्योर होगी तो उस दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरीके से एंथ्रिडियम में भी यही होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर नहीं बनाए हैं। ठीक है, आप यहाँ भी अपसेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक ही था जो कि यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर ऊ प्लाज्म और पेरीप्लाज्म है। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है। एक मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ऊ प्लाज्म ऊ गैमस टाइप का है। ऊ गैमस, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। ऊ गैमस आपको पता ही, मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे उनमें साइज में डिफरेंस होता है। साथ ही साथ जो होता है मेल वाला मोटाइल होता है और फीमेल वाला नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ गैमस टाइप का है
और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रही है, तो ये कैसा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये 2 पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी, जिससे जो मेल गैमीट था वो किस में आ गया, यहाँ पर आ गया ओवोप्लाज्म के अंदर। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और जो है दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट कंडीशन। अब ये जो oogonia थी वो किस में डेवलप हो जाएगी, oospore में। oospore के साथ में जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि oospore होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर oospore जो है गोलाकार है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ कंडीशन में आपको पॉलीगोनल भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर नॉर्मली कंडीशन में सर्कुलर। ये इसका 25 से 35 टू 35 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। साथ में ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इस पर 3 लेयर होती है, 3 लेयर है, 3 लेयर में है, जैसे कि आप सबसे बाहर की तरफ जो है एपी लेयर बोल सकते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट हो सकती है, सबसे बाहर की तरफ जो है एपी लेयर, ठीक है, और अंदर की तरफ जो है एकदम एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या यूज होता है, एपी स्पोर, ठीक है। एपी लेयर की जगह एपी स्पोर वर्ड जो है ज़्यादा सही है इस्तेमाल करना, एपी स्पोर, इसे एक्जोस्पोर, ठीक है, और ये जो है एंडोस्पोर, ठीक है। एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इसमें 3 लेयर बनेगी, सबसे बाहर की तरफ जो है एपी स्पोर, अंदर की तरफ एक्जोस्पोर और सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर, तो 3 लेयर है। तो oospore जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा, oogonia oospore में डेवलप हो जाती है, अपने चारों ओर वॉल क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ooप्लाज्म था, न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो गए, अब oogonia ooप्लाज्म में जो है oospore में डेवलप होगी, और oospore में डेवलप होगी तो क्या होगी, अपने चारों ओर 3 लेयर बनाएगी। ये अपने आप में वॉल है, ठीक है, जो कि कौन कौन सी है, एपी स्पोर, एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर। डायमीटर जो है 25 से 35 माइक्रोमीटर ग्रे कलर का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर, ठीक है, एक ये भी आप ध्यान रखिए, जैसे कि oospore था, ये सब स्ट्रक्चर हो कहाँ रही है, लीफ के अंदर हो रही है ना। अब जो है सेल की सरफेस है, लीफ की सरफेस जो होती है वो ब्रस्ट होगी टाइम के साथ में, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर oospore जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री, ठीक है। जब oospore फ्री हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, मिट्टी में गिर जाएंगे, और कुछ टाइम बाद में क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होंगे, जो oospore हैं वो क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जो अदर जो है जैसे प्लांट हैं, जो हेल्दी प्लांट है, उनको क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, और इस तरीके से जर्म ट्यूब बना लेंगे, ठीक है। जर्म और अंदर जाने के बाद में इसी तरीके से जर्म बनाएंगे, और बाद में जाकर क्या बना लेंगे, थैलस। और भी देखिए इसे और आसानी से समझिए कि जैसे कि लीफ के अंदर था, ये स्ट्रक्चर बनी है, oospore बन गया। अब क्या होगा, लीफ से जो है oospore जो होते हैं फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से हो सकते हैं, या जो लीफ की सरफेस है वो ब्रस्ट हो जाती है, उससे ये फ्री हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फ्री हो गए, फ्री होने के बाद में ये सॉइल में गिर गए। अब सॉइल में गिरने के बाद में क्या होगा, जब भी ये किसी हेल्दी प्लांट के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो उसके स्टोमेटा के माध्यम से क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं, ये जो है अपना थैलस बना लेते हैं। तो इन्फेक्ट करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, जैसे लीफ की सरफेस पे oospore जो है वो आके चिपक गया, और अब क्या करेगा, वो जर्म ट्यूब बनाएगा। जर्म ट्यूब बना के वो जो तंतु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, वो बनाएगा और फिर थैलस बना लेगा। तो इस तरीके से संक्रमित करते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है ये अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो पूरा करते हैं। तो लीफ के अंदर से शुरू हुआ था और फिर से जो है लीफ को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये लीफ के अंदर था, बाहर निकले उस पर, फिर आके किसी हेल्दी प्लांट पे चिपक गए और उससे स्टोमेटा के माध्यम से अंदर गए और उसे
थैलस बना लिया। यहाँ भी सेम इसी तरीके से था कि प्लांट के अंदर लीफ की सरफेस के अंदर बन रहे थे, लीफ के अंदर, और वहाँ से जो है उस स्पोर मुक्त हुआ, फिर हेल्दी प्लांट के संपर्क में आए और फिर स्टोमेटा के माध्यम से संक्रमण किया और लीफ के अंदर थैलस बना लिया। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम स्क्लेरोस्पोरा को समझ सके हैं तो अब उसके बाद में डिजीज़ जो है वो देखनी हो किस तरीके से है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे हम मेंबर समझ लेते हैं तो डिजीज़ को लिखना और आसान हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। अगर हम डिजीज़ डायरेक्ट पढ़ें तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो अब जो है डिजीज़ देखा है हम कि डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, कमेंट ऑन दिस, 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाए या 6 मार्क्स का पूछा जाए तो आपको जो है किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपको पैथोजन कोट करना चाहिए, पैथोजन। तो यहाँ पर पैथोजन कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैथोजन है। नेक्स्ट जो है इसमें होस्ट, मतलब ये रोग किस में पैदा करते हैं, तो पोएसी के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर ये रोग पैदा करता है। बट यहाँ पर स्पेशली जो हमारे पास में जो है जिसके अंदर ये ग्रेमिनिकोला डिजीज कोज करता है वो है बाजरा। ठीक है, और बाजरे के अंदर बाजरे का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, पेनिसिटम टाइफोइडेस, ठीक है, तो ये बॉटनिकल नेम है। अब देखिए दूसरा जो है, तीसरा पॉइंट जो है वो आपको लिखना चाहिए अकरेंस का, कि ये आपको मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको वेस्टर्न राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो है बाजरा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आंध्र प्रदेश के अंदर भी। ठीक है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये वहाँ पैदा होता है। तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाजरा पैदा होता है, वहाँ किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो है बाजरा पैदा किया जाता है, वहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपको आंध्र प्रदेश के अंदर बाजरा जो होता है वहाँ होता है। तो जो जहाँ बाजरा होगा वहाँ ये डिजीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजरा जो होता है एक्चुअली क्या ड्राई एरिया के अंदर पैदा किया जाता है। तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के जो ड्राई एरिया हैं वहाँ पर आपको बाजरे के कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, तो वहीं ये डिजीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखते हैं वो देखते हैं इसके सिम्टम्स। ठीक है भाई, इसके सिम्टम्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में 2 नंबर का अलग से पूछ लिया जाता है। तो सिम्टम्स में देखिए, इसमें जो सिम्टम्स है आपको देखने को मिलेंगे वो आपको सिम्टम्स जो हैं डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीन ईयर जो है वो देखने को मिलेंगे, और इसमें जो है ड्वार्फ प्लांट जो है, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट भी हो सकता है, और भी आपको जो है हाइपरट्रॉफी भी कह सकते हैं, अदर कह सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोरेंजिया बनती है, और स्पोरेंजिया जो होती है वो लीफ के स्टोमेटा से बाहर निकल कर आ जाती है, तो उससे क्या कहते हैं हम, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो ये आपको डाउनी मिल्ड्यू के अंदर लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ लीफ पर जो है ब्राउन और येलो कलर की जो है स्ट्रिप्स, धारियां बन जाती है, उससे क्या कहा जाता है, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरेंजिया का बाहर निकलना, सरफेस पर दिखाई देना, साथ ही साथ लीफ पे जो स्ट्रिप्स हैं ब्राउन और येलो कलर की, उनका दिखाई देना, इस अवस्था को डाउनी मिल्ड्यू लक्षण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन ईयर। ग्रीन ईयर में भी आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, ग्रीन ईयर के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम जो होता है, इनफ्लोरेसेंस स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस है इसमें। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो भी इनफ्लोरेसेंस के पार्ट हैं, ठीक है, ग्लूम्यू है,
ठीक है, ग्लूम जो होता है, गाइनोसियम जो है, और साथ ही साथ जो है स्टेमन वाला पार्ट है। ये जो पोर्शन है, जैसे ओवरी वगैरह सभी हम काउंट कर लें, स्टेमन भी काउंट कर लें, इसके अलावा जो ग्लूम वाला पार्ट है, ये सभी स्ट्रक्चर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी हो गई, इस तरीके से लीफ जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो बना लेती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो ओवर ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो जो पुष्पक्रम बनना चाहिए था उसकी जगह लीफ जैसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है, जैसे कि आप फोटो के अंदर भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ओवर ग्रोथ होती है। तो इस अवस्था को ग्रीन ईयर कहा जाता है। ये जो स्टेज होगी वो कैसी होगी, ग्रीन ईयर। तो यहाँ पर ग्रीन ईयर इसी वजह से इसे कहा जाता है। तो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज भी आपको दिखाई देगी जब ये लीफ के अंदर होगी, और इनफ्लोरेसेंस पे ये ग्रीन ईयर के फॉर्म में होगी। तो डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा ये था। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट में क्या होता है, जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, प्लांट जो होता है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में आ जाता है, तो ये प्लांट को ही प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ कई बार जो है डिजीज की वजह से प्लांट भी ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। तो ये स्टेज भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ड्वार्फ प्लांट कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इसका एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के अंदर आपको जो है समझने वाली बात, वो हम समझते हैं जो लिखना होता है यहाँ आपको, वो लिखना होता है कि आप जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट डिजीज पूछ ली जाए तो उस कंडीशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स को जो है मेंशन किया जाता है। एक तो इसका थैलस कैसा है, ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। ये 3 पॉइंट जो होते हैं वो यहाँ समझाने होते हैं। ठीक है, तो एटियोलॉजी में थैलस कैसा होता है वो आपको समझाना है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पर अगर जैसे कि सिर्फ डिजीज पूछी जा रही है, उस समय आपको यहाँ पर लाइफ साइकिल का जो हमने चार्ट बनाया था, जो डायग्राम बनाया है, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ बनाना है और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हो सके तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करें, बट जो डायग्राम बनाया है वो अच्छे से आप बनाएं। ठीक है, तो एटियोलॉजी के अंदर आपको ये समझाना होता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपको ये समझाना होता है कि ये डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होती कैसे। तो उसमें आपको स्पोरेंजिया के बारे में भी बताना है कि स्पोरेंजिया से जो स्पोर बनते हैं, जो स्पोर बने वो क्या होते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं। मिट्टी में गिरने के बाद में क्या होते हैं, वो जो फ्लैजिला होती है उससे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और एक गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने चारों ओर वॉल भी बना लेते हैं। इससे जो है सिस्ट कहते हैं या रेस्टिंग जूस्पोर भी कहा जाता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर फिर से जो है जर्म ट्यूब बनाकर प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो वो भी आपको लिखना है। साथ ही साथ जो है ऊस्पोर के बारे में भी लिखना है यहाँ पर, कि जो ऊस्पोर होता है वो भी क्या करता है, इसी तरीके से मुक्त हो जाता है और जो है फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होता है, जर्मिनेट होकर डिजीज कोज करता है। तो यहाँ पर आपको एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये बताना है कि ये अपने आप में क्या है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। ठीक है, मिट्टी से होने वाली है। दूसरा ये जो है यहाँ पर आपको जूस्पोर कैसा होता है, कैसे वो इन्फेक्ट करेगा, और ऊस्पोर जो है वो कैसे इन्फेक्ट करेगा और कैसा होता है। जूस्पोर होता कैसा है और कैसे इन्फेक्ट करता है, ऊस्पोर होता कैसा है और कैसे इन्फेक्ट करता है, जो कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो डिजीज जब आप लिखेंगे, ठीक है, एक तो होता है मेंबर हम समझते हैं और एक जब डिजीज हम लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब डिजीज हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो डिजीज हमारे दिमाग में मेंबर होगा तो हम डिजीज अच्छे से मेंशन कर पाएंगे। तो डिजीज लिखते समय पैथोजन कौन सा है, होस्ट क्या है, अकरेंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में हम बताएं। फिर एटियोलॉजी के अंदर जो है पूरा जो स्क्लेरोस्पोरा के बारे में हमने पढ़ा कि इसका थैलस कैसा होता है वो हम लिखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल लिखें, डायग्राम बनाएं उसका, और फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें डिफाइन करेंगे, ऐसे ऐसे होता है स्टेप्स के साथ में। फिर एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो है सॉइल बॉर्न डिजीज है, आपको ये बताना है कैसे है, क्योंकि जो स्पोर बनते हैं वो मिट्टी में गिर जाते हैं और बाद में जो है वहाँ पर रहते हैं कुछ समय तक, और फिर नया जो प्लांट आप लगाएंगे, जैसे आपने वहाँ बाजरा लगा दिया फिर से, तो वो उसको संक्रमित कर देता है। तो ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो सॉइल बॉर्न जूस्पोर ऊस्पोर जो है वो आपको देखने को मिला। नेक्स्ट जो है इसमें
जो है डिजीज कंट्रोल के लिए देखिए सॉइल बोर्न डिजीज है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर आप फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। बाजरे की रेजिस्टेंट स्पीसीज, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि साथ ही साथ जो है आप क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करें कि बाजरा लगाया तो उसके बाद में कोई और फसल लगाएं ताकि जो है इन्फेक्शन कम हो सके और जो स्पोर है वहाँ से डिस्कार्ड हो सकें किसी तरीके से, ठीक है, ये किया जा सकता है। तो ये जो है क्रॉप रेजिस्टेंट स्पीसीज का इस्तेमाल करना, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आप डिजीज कंट्रोल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में जो स्क्लेरोस्पोरा के थ्रू जो डिजीज होती है डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा वो खत्म होती है। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।